उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बीते कई हफ्तों से इस यूनिवर्सिटी को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है। किस बात को लेकर? यही कि एएमयू एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं। इसलिए आसान भाषा में आज हम समझेंगे एएमयू की माइनॉरिटी स्टेटस के विवाद के मूल में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ और इस मामले में दोनों पक्षों ने कोर्ट के सामने क्या दलीलें पेश की। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में। शुरुआत से शुरू करते हैं। एएमयू की स्थापना कब हुई और 1921 का एएमयू एक्ट क्या था? अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो आसान भाषा का वो वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहरहाल आज हम आपको बताएंगे कि इस मामले की सुनवाई में क्या हुआ, जजों ने क्या टिप्पणियां दी, क्योंकि अब इस केस की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 10 जनवरी को शुरू हुई इस सुनवाई में एएमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से वकील राजीव धवन और कपिल सिब्बल ने यूनिवर्सिटी का पक्ष रखा। वहीं सरकार की ओर से इस पूरी सुनवाई में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमण और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। पूरा केस कुल मिलाकर अजीज बाशा केस 1981 के एएमयू एक्ट की वैधानिकता और संविधान के आर्टिकल 30 में अल्पसंख्यकों को दिए अधिकारों के इर्द गिर्द रहा। तो जानते हैं इस केस में इन मुद्दों पर कोर्ट में क्या दलीलें पेश की गई। 1967 में अजीज बाशा बनाम भारत सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू की स्थापना 1920 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत हुई थी। चूंकि इसकी स्थापना एक सरकारी एक्ट के द्वारा हुई थी, इसलिए इसे सरकारी संस्थान ही माना जाए, ना कि अल्पसंख्यक संस्थान। सबसे पहले इसी फैसले पर जरह शुरू हुई और सुप्रीम कोर्ट के सामने सीनियर वकील राजीव धवन ने कहा कि 1967 का जजमेंट अपने आप में विरोधाभासी है। जजमेंट का सार ये था कि यूनिवर्सिटी की डिग्री तभी मान्य होती है जब वो किसी एक्ट, मसलन एएमयू एक्ट 1920 जैसे किसी कानून से बनी हो, और अगर ऐसा है तो इसी तरह हर अल्पसंख्यक संस्थान एक एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त करने पर बाध्य होगा। लिहाजा ये आर्टिकल 30 को निष्प्रभावी करता हुआ दिख रहा है। इस वजह से अल्पसंख्यकों का अधिकार जो उन्हें आर्टिकल 30 देता है उन्हें नहीं मिल पाएगा। अब बारी आई इस दलील के जवाब की। तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने ब्रिटिश शासन के सामने अपना माइनॉरिटी दर्जा सरेंडर कर दिया था और उनके वफादार बनकर रहे, पर जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे संस्थान ने ऐसा नहीं किया था और ब्रिटानिया हुकूमत का विरोध जारी रखा था। अपने माइनॉरिटी स्टेटस के सरेंडर की बात अजीज बाशा केस में भी दर्ज है। अगला मुद्दा जिसे आधार बनाकर इस केस की सुनवाई हुई वो था यूनिवर्सिटी का प्रशासन। सवाल ये था कि यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले समूह से उसके माइनॉरिटी कैरेक्टर पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। इस विषय पर एएमयू की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील पेश की। सिब्बल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूनिवर्सिटी का प्रशासन किसके पास है। अगर यूनिवर्सिटी को चलाने वाली बॉडी में ऐसे सदस्य हैं जो अल्पसंख्यक नहीं हैं तो भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिब्बल ने संविधान के आर्टिकल 30(1) का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिकल 30(1) माइनॉरिटी के समुदायों को यह अधिकार भी देता है कि वो अपने बनाए हुए संस्थान का प्रबंधन अपने अनुसार करें। इस दलील के जवाब में सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई तब यूनिवर्सिटी प्रशासन के हेड लॉ डायरेक्टर हुआ करते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक कोर्ट हुआ करती थी जिसके हेड भी लॉ डायरेक्टर ही थे। कोर्ट के सारे फैसले उन्हीं की मंजूरी से होते थे। चूंकि लॉ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे, लिहाजा संस्थान का कंट्रोल एक ब्रिटिश के हाथ में था। अगली जगह जिस मुद्दे पर हुई थी वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन। 2005 में एएमयू में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित करने का आदेश आया। आरक्षण के विरोध में मामला एक बार फिर कोर्ट पहुंचा। इस बार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में न सिर्फ आरक्षण रद्द कर दिया बल्कि 1981 के संशोधन को ही रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में बाशा केस के फैसले का हवाला दिया। पहले एएमयू का पक्ष रखते हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यदि अजीज बाशा के जजमेंट को रद्द कर दिया जाता है तो 1981 का संशोधन अनावश्यक हो जाएगा, क्योंकि ये जजमेंट रद्द होते ही एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को मान्यता मिल जाएगी और यदि अजीज बाशा जजमेंट को बरकरार रखा जाता है तो संशोधन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के साथ एक सुप्रीम कोर्ट की छोटी बेंच विचार करेगी। इस दलील के बाद एएमयू की तरफ से पेश हुए एक और वकील शादान फरासत ने कहा कि 1981 के एक्ट की सुनवाई नहीं की जा सकती क्योंकि तब की संसद जो ये एक्ट लेकर आई थी उसकी तरफ से डिफेंस में इस वक्त कोई मौजूद नहीं है। उन्होंने अदालत से ये तय करने का आग्रह भी किया कि क्या संघ यानी सरकार के पास संशोधन का बचाव नहीं करने का विकल्प है, जबकि संवैधानिक रूप से संघ ऐसा करने के लिए बाध्य है। इसके जवाब में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक ही विषय पर
कई सुनवाई से बचने के लिए इस मामले में 7 जजों की बेंच पर विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अजीज बादशाह जजमेंट को बरकरार रखा जाता है तो याचिकाकर्ता 1981 के संशोधन को एएमयू के माइनॉरिटी कैरेक्टर का मामला बनाने के लिए दूसरे मौके के रूप में देखते हैं। इस बात पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा कि केंद्र सरकार 1981 के एक्ट का विरोध कैसे कर सकती है, ये एक्ट तो संसद द्वारा पारित है। इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर केंद्र सरकार इस एक्ट के समर्थन में नहीं है। कोर्ट के फैसले ने सरकार को एक तर्क देने का आधार दिया। संवैधानिक प्रश्नों का सही उत्तर देना सरकार का कर्तव्य है। एक और सीनियर वकील नीरज किशन कौल ने इसका जवाब देते हुए कहा कि सरकार ने 1981 एक्ट का प्रयोग अजीज बादशाह केस के निष्कर्षों को दबाने के लिए किया था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट्स के खिलाफ है। सरकार या संसद इस तरह का आचरण नहीं कर सकती। बहरहाल मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। 7 जजों की बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुरक्षित करने का मतलब होता है कि दोनों तरफ के आर्गुमेंट्स पूरे हो गए हैं। अब जज अपना फैसला लिखेंगे। फैसले में क्या होगा इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।